अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील महमूद पराचा साहब। पराचा साहब, हाल ही में हिजाब पर कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला आया है। इस फैसला को मज़हब से जोड़ा गया है और कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब पर स्कूल में, कॉलेजेस में पाबंदी रहेगी और एक तरह से जिन लड़कियों ने अपनी दरख्वास्त दायर की थी उसको रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। ये कहाँ कमी हुई? मुसलमानों की कमी है या कोर्ट का फैसला सही है? कमी देखिए हम लोगों के रिस्पांस की है। मुसलमानों की तो कमी मैं नहीं कहूँगा, कमी है मुस्लिम क़यादत की, कमी है SC ST OBC और दूसरी माइनॉरिटीज़ की क़यादत की। मुसलमानों की बिलखुसूस कमी नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि जैसे ही इस मुद्दे को इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा हिजाब है या नहीं, जैसे भी बनाया और जैसे ही इसको प्रोजेक्ट किया गया, जजेस और जुडिशरी जो कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद कह चुके हैं, सिटिंग जजेस के प्रेशर में है, जिस प्रेशर में भी हैं वो या नहीं है वो बेहतर जानते होंगे, ऐसी जजमेंट पास करने में उनकी राह जो है आसान हो गई। जो अगर ये स्टैंड नहीं लिया जाता तो शायद जजमेंट लिखने में और भी परेशानी आती और मुश्किल होती। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये जजमेंट फिर किसी दूसरी तरह की आती, लेकिन एक जो नरेटिव जो नागपुर में तय होता है, वो नरेटिव बनाने में एक तो कमी आती, एक और उनको मुश्किल आती नरेटिव बनाने में, और वो नरेटिव की मुखालफत करने में भी जो इसके नुकसान उठाने वाले लोग हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर उन मुस्लिम ख़वातीन का है जो हिजाब पहनना चाहती हैं, उनको परेशानी सबसे पहले आई, लेकिन इसके बाद दूसरे लोगों को भी परेशानी आएगी। और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बहुत लोगों को बहुत जल्दी है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हालांकि हाई कोर्ट के बारे में अगर आप मेरी पहले की आपकी डिबेट्स में या बहुत जगह मैंने बोला है कि हाई कोर्ट में मुझे बहुत कम उम्मीद है, और यही जो स्ट्रैटेजी लेके चली जा रही है कि हिजाब जो है इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा है, तो इसमें खिलाफ आने के चांस ज़्यादा हैं। और मैंने ये तक कहा था कि हाँ, खिलाफ ही आएगी जजमेंट, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जजेस की राह जो है बहुत आसान हो गई। ये बात स्टैंड मतलब कहते हैं कि भाई ये आप साबित नहीं कर सके कि इस्लाम का लाजमी ज़रूरी हिस्सा है, नहीं, एसेंशियल ये पार्ट बात है। नहीं है। एक पूरे मुल्क में एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, पूरे दुनिया में एक नैरेटिव हिजाब के खिलाफ तैयार किया गया है, जो इसकी शुरुआत जो है फ्रांस में हुई थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में, उस नैरेटिव में फिट आने के लिए एक लॉजिकल बात भी लगती है कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुआ है ना ऐसा। तो जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं और जो मनुवादी ताकतें हैं, ये उनकी बड़ी साजिश पूरी दुनिया में चल रही है। तो ये उसका ये एक हिस्सा था, तो उस नैरेटिव का एक हिस्सा हम आपने बिल्कुल कहा कि इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है, नहीं है। बहस को इस तरह करने के बजाय अलग अंदाज से करनी चाहिए। वो किस तरह बहस करनी चाहिए, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो बुनियादी मुद्दा है, कुछ चीज़ें एसेंशियल होती हैं, कुछ चीज़ें नॉन एसेंशियल होती हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद भी ज़रूरी नहीं होती। तालीम, हर एक इंसान को तालीम, ना सिर्फ हर एक बच्चे को बल्कि हर एक सिटीज़न को तालीम देना हमारे मुल्क की सरकार की और दूसरे मुल्क की सरकारों की भी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि नहीं है? बिल्कुल। जिसके लिए प्रौढ़ शिक्षा अभियान चल रहा है, जिसके लिए डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी पढ़ाया जाए, और जो घरों में बैठे लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनको भी पढ़ाने की कोशिश की जाए। इसके लिए हज़ारों करोड़ रुपए का बजट खर्च हो रहा है। फिर मिड डे मील स्कीम एक जारी हो रही है, जिसको इसलिए कि घरों में बच्चे को जो लोग पैसा कमाने का ज़रिया की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको, जिनको घर में खाने को नहीं है, तो उन्हें एक तरह का लालच दिया जाए कि आप लोग बच्चे घर में भेजो और स्कूल में भेजोगे पढ़ने तो उनको खाना मिलेगा। क्या बजाय हर एक बच्चे को, चाहे वो किसी भी जगह में, किसी भी हालत में, घर में जाके भी उसको घर से निकाल के लाना है स्कूल की तरफ। ये हमारे मुल्क की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से निकल के आती है। राइट टू एजुकेशन भी उसी संविधान से निकल के आता है। अब एक है मनुवादी व्यवस्था, जो मनुस्मृति है, जो क्या कहती है कि ब्राह्मणों के अलावा किसी को शिक्षा ग्रहण नहीं करने देनी। अगर किसी ने गलती से भी सुन लिया तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देना है। और इस सब में भी महिलाएं तो भले ही स्वर्ण भी हों, उनको भी शिक्षा नहीं लेने देनी, क्योंकि अगर महिलाएं शिक्षा ग्रहण करेंगी या मिलेगी उन्हें शिक्षा, तो पूरे बच्चे सब पढ़े लिखे होंगे, पूरा घर पढ़ा लिखा हो जाएगा।
तो बुनियादी तौर पे मनुवाद, मनुस्मृति तो चलेगी जब लोग पढ़ लिखे ना हो, समझदार ना हो। तो ये वो मुद्दा है। और हर एक हमला जो मुसलमानों पे होता है, वो पहला हमला होता है, उसका जो मेन निशाना होता है, टारगेट होता है SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ भी होते हैं। इस हाल में भी आप देखें तो एक तरफ क्या है, सरकार की डिक्लेयर्ड पॉलिसी, एजुकेशन ज़रूरी है, और दूसरी तरफ क्या है कि एक जैसा लगना, यही है ना सिर्फ। तो तराजू के पल्ले में कौन सी चीज़ हावी रहेगी, मतलब बिल्कुल हू बहू एक जैसे लगना, हिजाब से शायद वो हू बहू एक जैसे नहीं लगते, ये ज़्यादा ज़रूरी है, या हर एक को एजुकेशन दिलवाना। तो इस तरीके से इसको लिया जाता है। दूसरी वजह ये है कि अगर एक जैसे लगना, हालांकि वो इतना अहम नहीं है, मैंने अभी आपको बताया, अगर वो एक जैसे लगाना भी है, उसकी भी शायद ज़रूरत महसूस हो रही है। हालांकि इसमें भी पूरी दुनिया में दो तरह की सोच है। एक तो बच्चों को अलग अलग ड्रेस पहनने की इजाज़त भी होनी चाहिए और एक जैसी भी इजाज़त होनी चाहिए। तो अगर वो भी ज़रूरत है तो हर एक बच्चा एक साइज़ का नहीं होता, हर एक इंसान एक साइज़ का नहीं होता, हर एक बच्चे की आँख का कलर एक जैसा नहीं होता, बालों का कलर एक जैसा नहीं होता, जो स्किन का कलर एक जैसा नहीं होता, साइज़, शेप, वज़न, कुछ भी तो एक जैसा नहीं होता। तो आज एक जैसा लगने की बात है जहाँ पे, और तो वो ये भी आएगी कि जी एक जैसा भी शेप भी होना चाहिए सबका। कोई बच्चे का अगर वज़न ज़्यादा है तो उसको हो सकता है कि एक ख़ास तरह की स्कर्ट या एक पैंट नहीं पहन सकता वो, तो उसको शलवार कमीज़ या पजामा पहनना अलाउड नहीं होगा। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ये गैर ज़रूरी बातें हैं, इतनी अहम नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब कोई बच्चे को अगर ज़रूरत महसूस होती है और अलग तरह की लोगों की अलग तरह की सेंसिटिविटी होती है ड्रेस के सेंस का, ख़ास तौर पे कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा ढक के कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और ये लड़के लड़कियों की बात नहीं है, और कुछ लोग अपने आप को कम ढक के ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो ये भी इंडिविजुअल चॉइस हो गई। तो अब जैसा एडवोकेट एक्ट में लिखा है कि शेरवानी पहन के भी वकालत कर सकते हैं, बंद गले का कोट, खुले गले का कोट और बटन अप कोट, और जो ओपन चेस्ट कोट होता है वो भी पहन के कर सकते हैं, लेकिन बैंड सफ़ेद होना चाहिए और काला रंग होना चाहिए। पैंट भी पहन के कर सकते हैं, शेरवानी पहन के भी, अचकन पहन के भी कर सकते हैं वकालत। और ये सब एडवोकेट्स एक्ट के सेक्शन 49 के अंडर जो रूल्स बने उसमें लिखा है। ख़वातीन के लिए साड़ी पहन के भी वकालत की ड्रेस है, शलवार कमीज़ भी वकालत की ड्रेस है, जो चुन्नी है, दुपट्टा है, और दुपट्टा ही लफ्ज़ लिखा हुआ है, वो भी पहन के भी और बगैर पहने भी वकालत करने की इजाज़त है। तो अगर एक जैसे लगने की ज़रूरत अदालतों में भी है, और अदालतों में भी इतनी सारी वेरिएंट्स दिए गए हैं ड्रेस के कि हिजाब या दुपट्टा पहन के भी आया जा सकता है, तो उसी तरीके की इजाज़त देने से नुकसान क्या हो जाएगा, इस पे बहस होनी चाहिए थी कि क्या नुकसान क्या हो जाएगा अगर हिजाब पहन के आने दिया जाएगा, या दुपट्टा पहन के कोई लड़की आना चाहती है, या कोई लड़की जो है या लड़का भी कोई अपने तन को ज़्यादा ढक के आना चाहता है, कोई कम ढक के आना चाहे तो समझ में आती बात। तीसरा पॉइंट जो अहम बहस करने के लिए ज़रूरी मैं समझता हूँ वो ये है कि मजहबी आज़ादी 25 से लेके, जो 25 की बहुत बहस होती है ना आजकल, वो 25 की ताकत, बुनियादी ताकत कहाँ से आती है? वो बुनियादी ताकत आती है इंडिविजुअल लिबर्टी 19 से 21 तक में से, कि हर एक इंसान वो आज़ाद है अपनी जैसे अपने मन की बात करने का, तब तक जब तक के उसकी मन की बात या उसकी इच्छाओं की वजह से या उसके कारनामों की वजह से किसी और का कुछ नुकसान नहीं होता। उसी के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, जिसका ऑर्डर भी आया ना कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है स्टेट, तो वो उस काम के लिए जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए ज़रूरी हो, जो कि किसी एक आदमी की ज़्यादती से बचाने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए। लेकिन जब तक किसी और को नुकसान नहीं पहुंच रहा मेरी किसी भी कार्रवाई से, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की गुंजाइश नहीं है। और अब दूसरी बात कि इंडिविजुअल लिबर्टी जो है सबसे ऊपर है किसी भी देश की डेमोक्रेसी में, किसी भी देश के संविधान में। और रिलीजियस जो आज़ादी आती है उसमें भी सिटीज़न लिखा हुआ है ना, कोई भी सिटीज़न किसी भी मज़हब को मान सकता है, या किसी भी मज़हब की पूरी आज़ादी किसे है? एक आदमी को। तो एक आदमी अपनी राज़ी खुशी से एक हिजाब पहनना चाहता है, या टर्बन पहनना चाहता है, या दुपट्टा पहनना चाहती है कोई लड़की, तो उसको रोका नहीं जा सकता। मजहबी आज़ादी भी इस इंडिविजुअल की आज़ादी से आती है कि एक ग्रुप एक तरह से रहना चाहता है।
वो आज़ादी भी इंडिविजुअल यानी कि एक ज़ाती आदमी की लिबर्टी से ही आता है। तो जब इंडिविजुअल की आज़ादी ही है तो ग्रुप की आज़ादी भी हो सकती है एंड वाइस वर्सा। तो इस तरीके से इसको बहस किया जाएगा। प्राचा साहब, ये जो पूरी बहस में यूनिफॉर्म चर्चे में है, कहा जा रहा है कि स्कूल का अपना एक यूनिफॉर्म होता है और स्कूल के यूनिफॉर्म की पाबंदी हर एक के लिए ज़रूरी होती है। इस यूनिफॉर्म की कानूनी हैसियत क्या है, क्या इम्पोर्टेंस होती है यूनिफॉर्म की, और इसको ऐसे पाबंद बनाया जा रहा है? अदालत ने भी कहा कि यूनिफॉर्म की पाबंदी ज़रूरी है। नहीं, ज़रूरी मेरे ख्याल से नहीं है। एजुकेशन एक जैसा लगने के लिए नहीं है। एजुकेशन है आदमी को ज़हीन बना के अपने आप अपनी सोच डेवलप करने के लिए एजुकेशन होती है, ऐसा मुझे समझ में आता है। अब जो हमारे काबिल जजों ने जो फैसला किया है उनकी क्या सोच रही होगी इस बारे में, ये उनसे ही पूछना चाहिए और इस पे तनकीद की जानी चाहिए जजमेंट्स पे। अपने आप को आज़ाद। मतलब यूनिफॉर्म के कितने कानून है? एक तालिब इल्म के लिए यूनिफॉर्म को फॉलो करना है, एक ड्रेस सबको पहनना है, तो उस ड्रेस अगर कोई नहीं पहन कर आता है, कोई अपना अलग से पहन कर आता है, तो स्कूल की नज़र में वो कितना बड़ा मुजरिम है, स्कूल को कितना राइट्स है उसको सजा देने का। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, इस तरह का कानून बनाने की बुनियाद होनी चाहिए ना कि एक जैसा लगना कितना ज़रूरी। जैसा मैंने शुरू में ही कहा, कितना ज़रूरी है, क्या वो इतना ज़रूरी है कि किसी आदमी से उसका राइट टू एजुकेशन ही छीन लिया जाए उसको पूरा कराने में? तो ये मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ जो है ना, ये होनी चाहिए थी इसकी बुनियाद। और असली बुनियाद तो ये है कि मनुवाद की जो ताकतें हैं उसके ऊपर नरेटिव जो हमारा तैयार होना चाहिए संविधान बचाने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट जो होने चाहिए। संविधान से ही सब चीज़ें आ रही है ना। अभी कॉमन सिविल कोड का भी ये ग्राउंड बन रहा है, मैं अभी से बता रहा हूँ सब लोगों को। ये जो उसी की राह हमवार हो रही है। ट्रिपल तलाक भी वही था, और ट्रिपल तलाक की जजमेंट और ये जजमेंट जो है ये उसी की राह हमवार हो रही है। और जजमेंट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जो माहौल तैयार हो रहा है वो माहौल बहुत ज़रूरी है, और वो माहौल जो है गलत डायरेक्शन में बढ़ रहा है। उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि सबसे बड़ा हमला भी मुसलमानों के ऊपर है, मुस्लिम कम्युनिटी की है, और मुस्लिम कम्युनिटी की क़यादत पे है जो इस वक्त बुज़दिली में मुब्तला है पूरी तरीके से। मुस्लिम क़यादत को क्या करना चाहिए? कुछ मुस्लिम कायदीन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना मदनी ने कहा कि मुस्लिम नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि वो खामोश रहें, सड़कों पर ना आए और ना इस सिलसिले में कोई जल्दबाजी करें। आपका क्या मशवरा है मुसलमानों को, मुस्लिम क़यादत को इस पूरे मामले में? मेरा तो मशवरा ये है कि बुज़दिली छोड़ें, और मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ बुज़दिली छोड़ें। और सुप्रीम कोर्ट जाना एक हिस्सा है संविधान बचाने का, और ये बहुत छोटा हिस्सा है। या किसी भी अदालत में जाना, मैं बार बार इस बात को कह चुका हूँ, खुद वकील होने के बावजूद कह रहा हूँ कि 20% काम, और कोर्टें खुद भी कहती हैं कि हर चीज़ के लिए आप हमारे पास क्यों आ जाते हो। ये पब्लिक पॉलिसी का मसला है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का मसला है। उसका तरीका है जो CA/NRC के प्रोटेस्ट के जरिए से हुआ था, पीसफुल प्रोटेस्ट से लड़ी है, सरकार से लड़ी है। हाँ, कोर्ट के पास हर चीज़ लेके क्यों जाते हो? ये कोर्ट खुद कहती है हमारे पास हर चीज़ के लिए नहीं आना चाहिए। ये तो मुसलमान कोर्ट पर ही भरोसा करते हैं। नहीं, ये बुज़दिली को ये लग रहा है कि सरकार बीजेपी की है, हमें इंसाफ नहीं दे सकती, हमारे हक में फैसला नहीं कर सकती, सिस्टम उनके हाथ में है, तो सिर्फ अदालत है जहां हमें इत्मीनान है, इंसाफ मिल सकता है। लिहाजा हमारे साथ कोई भी मामला होता है, गलत पॉलिसी बनती है, गलत कानून बनता है, जुल्म होता है, तो बस कोर्ट ही है जहां से इंसाफ मिल सकता है, इसलिए मुसलमान कोर्ट जाते हैं। नहीं, बुज़दिली की वजह से कोर्ट जाया जाता है। सबसे पहली वजह जो मुस्लिम क़यादत की है, एक तो देखिए अब पर्सनल लॉ बोर्ड में जो करेक्शंस होनी चाहिए उसके लिए हम हिसाब मांग रहे हैं, तो हिसाब नहीं मिल रहा है, अलग मुद्दा है, वो मुद्दा अलग है। लेकिन बुनियादी वजह वही है कि एक तो खूब वाहवाही मिल जाती है, मतलब कि क्या बोलें उसकी कोई मुझे एग्जांपल याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन बात यही है कि बिना कुछ करे धरे उंगली कटा के शहादत का दर्जा मिल जाता है। जैसे 25 साल तक जेल में रहने के बाद सजा से वो जमानत मिल गई तो उसकी वाहवाही होती है कि दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से बरी। हाँ, तो वाहवाही होती है ना मेरी ज़ाती तौर पे या क़यादत की ज़ाती तौर पे कि कितनी मेहनत से मुकदमा लड़ा, और पराचा साहब ने मुकदमा लड़ा, इतने अच्छे वकील हैं और ये हैं और वो हैं, फलाना ढिमकाना है, और खूब तालियां बजती हैं हमारे लिए भी, हम हर मुद्दे पे। लेकिन फिर भी हम कम जाते हैं अदालत में, हालांकि हम तो खुद ही वकील हैं, लेकिन फिर भी कम से कम जाने की कोशिश करते हैं जहाँ तक बिल्कुल ही मजबूरी ना हो जाए। और बग़ैर तैयारी के तो बिल्कुल नहीं जाते कि तुरंत आज ही मुकदमा दायर करने के लिए तैयार और बेकरार रहें कि हर चीज़ में बग़ैर तैयारी के और बग़ैर किसी सोच के जाके कोई स्टैंड ले लें। और जो हमारी जो आवाम है वो इतनी मजबूर है कि इसी अदम
हमारी जो पैरवी समझ लें या हमारी अदम कोशिश को ही लिए तालियां बजती हैं। मेरा ज़ाती फ़ायदा होता है, क़यादत का ज़ाती फ़ायदा होता है, आवाम का और मकसद का कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। ये हमने बाबरी मस्जिद के केस में देख लिया है, ये हमने ट्रिपल तलाक के मसले में देख लिया है, और ये इस मसले में भी देख लिया है। मैंने अभी आपको अर्ज़ किया ना इसमें क्या तैयारी के साथ हमें जाना चाहिए था, वो तो की नहीं, लेकिन तैयारी के अलावा 20% कोर्ट में जाना चाहिए, 80% पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, और वो भी संविधान बचाने के लिए। संविधान बचेगा, हर चीज़ में हम हवाला देते हैं ना कि ये धारा का नुकसान हो गया, अभी वो धारा का नुकसान हो गया। भाई पूरा संविधान खतरे में है, मनुस्मृति लागू कराने की कोशिश हो रही है। खुद हमारे एक मुस्लिम जज साहब को, सिटिंग जज साहब को मनुस्मृति की तारीफ करते मैंने सुना एक लेक्चर में, मतलब आई वॉज शॉक्ड कि ये मनुस्मृति की तारीफ करने के लिए एक मुस्लिम जज का इस्तेमाल हो रहा है, और वो मुस्लिम जज साहब कर रहे हैं। मतलब मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। कौन जज साहब है? एक ही मुस्लिम जज है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, अभी हैं एक ही जज है, सिटिंग जज से एक सेमिनार में तारीफ करते सुना मैं, आई वॉज शॉक्ड बियॉन्ड माई। और इसी तरह की हमारी जो दूसरी मुस्लिम क़यादत है वो भी मनुस्मृति की तारीफ करते, बहुत सारे हमारे मौलाना ही मिल जाते हैं। तो ये बुनियादी वजह है। तो अगर हम SC ST OBC जो कि मनुस्मृति से हमसे ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं और नुकसान उठा रहे हैं, उनके साथ लड़ाई मनुस्मृति और भारत के संविधान में, उनके साथ अच्छा गठजोड़ बना के पीसफुल प्रोटेस्ट जैसे CA NRC के टाइम में हुए थे, और जैसे किसानों ने अपना हक लिया है, मतलब चाहे आधा अधूरा ही हक लिया है लेकिन लिया, तो वही एक रास्ता है। अदालतों में अदालतें खुद मना करती हैं, हम तो रोज़ देख रहे हैं ना, हर चीज़ के लिए अदालत में जाने के लिए अदालतें मना करती हैं, कितनी PIL पे फाइन लगा देती हैं। और लेकिन तारीफ बड़ी होती है उन लोगों की जो भाग के कोर्ट चले जाते हैं, उसमें कोई खतरे की भी गुंजाइश नहीं है। केस हार गए तो अदालत पे वो लगा देंगे, जैसे अभी पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला है कि अफसोसनाक फैसला है। तो भाई इस लेटर को लिखने में कितने तो घंटे लग गए। क्या इसमें इस बात की भी गुंजाइश है कि ये तारीफ के लायक फैसला है? तो क्या ऐसा नया कर दिया वो लेटर लिख के? तो ये जो कारनामे हैं, ये बुज़दिली की आखिरी हद है, इससे ज़्यादा बुज़दिली की हद कोई हो नहीं सकती। तो बुज़दिली छोड़ें, या मुस्लिम आवाम को चाहिए कि इस क़यादत को या तो रीढ़ की हड्डी, प्लास्टिक की ही सही बना के पेश करें, लगाएं इनके, नहीं तो उन लोगों को अपना कायद चुने जिनके पास रीढ़ की हड्डी है और जिनके पास ईमान है। बुज़दिली और ईमान का कोई ताकत आपस में तालमेल नहीं है। बिल्कुल। महमूद पराजा साहब, इन दिनों एक मामला कश्मीर फाइल का चल रहा है। अनुपम पे क्या नाम है, अनुपम खेर ने एक मूवी बनाई है द कश्मीर फाइल, और चर्चे में है। सरकार की तरफ से उस फिल्म को देखने के लिए लोगों को बाहर जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर तारीफ कर रहे हैं, टैक्स फ्री कर दिया, और कई सारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है अपने एम्प्लॉयज़ को कह रहे हैं कि तुम जाकर के फिल्म देखो, आधे दिन की छुट्टी है। ताज्जुब की बात यह है कि कांग्रेस सरकार भी वो अपने लोगों को फिल्म दिखा रही हो, उसकी तरफ से भी तारीफ की जा रही है। क्या है इस मूवी के पीछे का खेल? एक तो EVM का जो रिएक्शन होना चाहिए था, उससे डर के इसकी टाइमिंग है। अच्छा, EVM में जो धान ले वो के माइंड डाइवर्ट किया जाए, कहीं अखिलेश यादव साहब और मायावती साहिबा ने अगर कोई बड़ा आंदोलन ही छेड़ दिया तो उससे डाइवर्ट करने का तरीका। एक दूसरा, मैं अभी आपको अर्ज कर तो रहा था, जो अपनी क़यादत के बारे में बता रहा हूँ, आपको क्या लगता है मनुवादी मादी क्या इतने रहमदिल हैं कि अपने लोगों को छोड़ देंगे? मनुवादियों में भी तो कुछ ही लोगों को ही असली फ़ायदा पहुंचता है ना। तो कश्मीरी पंडित मजलूम है, और मैंने किसी भी मनुवादी से ज़्यादा उनके लिए काम किया है। मैं आज डाइवर्ज कर रहा हूँ ये बात, किसी भी मनुवादी से कभी भी आ जाए, और आज भी, ये कल की बात हो गई, आज तक की बात हो गई। मैं ये बात मानता हूँ कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ ज़्यादती हुई है और उनके लिए लड़ना चाहिए। वो मजलूम है, मैं उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, उसी ईमानदारी से जितनी ईमानदारी से मैं SC ST और माइनॉरिटीज़ और OBCs के लिए लड़ता हूँ, और सामने वाली पार्टी से नहीं मिलता हूँ मैं। अब जैसे मैं आपको मुस्लिम क़यादत के बारे में बता रहा था, अनुपम खेर जी ने कितने करोड़ बनाए होंगे ये आप उनसे पूछ सकते हैं। जो वो अग्निहोत्री साहब हैं, जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कितने करोड़ रुपए बनाए होंगे ये आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन RSS ने और BJP ने ही कश्मीरी पंडितों को चारे की तरह इस्तेमाल करके अपना पूरे मुल्क में, उनको अगर मजलूम बनवा के मरवाते नहीं वो वहाँ पे, या उनका नुकसान नहीं कराते, तो मुल्क में उनकी मजबूरी, उनके ऊपर जुल्मों की, उनके ऊपर ज़्यादतियों की कहानी बेच के अपने आप को मजबूत नहीं कर पाते। इसीलिए RSS और BJP ने जगमोहन साहब के ज़रिए कश्मीरी पंडितों को वहाँ से जानबूझ के साजिश के तहत भगाया,
और उनको आज तक कैंप में रखा। मैं तो अब कह रहा हूँ कि कश्मीरी पंडित जो हैं, हम लोग तो जो दिल में होता है वही मुंह पे होता है ना, मजलूम हैं, मैं उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं उनको लेके जाऊँगा कश्मीर, मैं उनको उनकी जगहें दिलाऊँगा और ईमानदारी से दिलाऊँगा। हम लोग इफेक्टिव लोग हैं, बेईमान नहीं हैं बाकी लोगों की तरह। जो अनुपम खेर साहब हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो उनसे करोड़ों करोड़ों रुपए तो बना लेंगे उनके खून और पसीने और उनके आंसुओं को बेचकर, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि जैसे मुस्लिम क़यादत कर रही है, जब तक मुसलमान मजलूम हैं, जब तक मुसलमानों के खून निकल रहा है, जब तक मुसलमानों के आंसू बह रहे हैं, तब तक उन लोगों की क़यादत कायम है, तब तक ही अनुपम खेर साहब और दूसरे लोग पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम लोग मुसलमानों के लिए, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए, दूसरे मजलूमों के लिए दिल से काम करते हैं। कश्मीरी पंडित आए, मैं सबसे आगे खड़ा होकर उनकी ज़मीनें दिलवाऊंगा, वहाँ पे उनका हक दिलवाऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद पराचा साहब ने कहा कि हम कश्मीरी पंडितों के लिए भी काम करेंगे। हमारी पूरी गुफ्तगू के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर मोहम्मद पराचा साहब के साथ। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।